हेलो एवरीवन। मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी बाय प्रिया पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरी पहली क्लास है जो कि हेल्पफुल है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हर एग्जाम में वहां से 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। लेकिन सीटेट एग्जाम में आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आपसे पूछता ही पूछता है। तो जीन प्याजे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में जो कि जीन प्याजे द्वारा दी गई। तो जीन प्याजे ने जो हमें थ्योरी दी है वो कौन सी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई? जीन प्याजे के, जो कि स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और उनके द्वारा जो थ्योरी या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसे हम पूरा बोलते हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उन्होंने स्वयं के ही बच्चों पर प्रयोग किया था और उनके आधार पर ही उन्होंने अपनी एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जहां से उन्होंने 4 अवस्थाओं में कैटेगराइज कर दिया अपने सिद्धांत को। तो चलो बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। एक और बात, इन्हें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के भी पिता कहा जाता है। तो ये नहीं कि इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये 1 नंबर में आपसे पूछता है, बहुत बार पूछ लिया। तो जी, हु इज द फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? तो कौन है? जीन प्याजे हैं। उन्होंने स्वयं के ही बच्चों पर प्रयोग किया। उनके जीन प्याजे के 3 बच्चे थे और उन्हीं पर उन्होंने प्रयोग किया और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी। और सेकंड बात, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो विकास है वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक ही होता है। यानी कि जीन प्याजे ने अडोलसेंस से आगे हमें कोई स्टेजेस नहीं बताई, कोई विकास नहीं बताया। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक ही बच्चे का विकास होता है और इसी के आधार पर ही इन्होंने अपनी जो थ्योरी बताई है उसकी 4 अवस्थाएं बता दी। ठीक है, पहली जो अवस्था है वो हमारे पास है संवेदी गामक अवस्था। अब आपके पास यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इस अवस्था में बच्चा कैसा बिहेव करता है, दूसरी अवस्था में कैसा बिहेव करता है, तीसरी अवस्था में कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सी टेट में भी प्लस रिट में भी प्लस एच टेट में भी यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि सीटेट बहुत ही पास है, इसलिए अब हम क्विक रिवीजन ही मान लो। तो उस हिसाब से मैंने अभी आपके पास ये एक पूरा एक लेक्चर तैयार किया है। ठीक है, तो पहला कौन सा है भाई? सेंसरी मोटर, संवेदी गामक अवस्था। तो यहां पर बच्चा कैसा बिहेव करता है? जो भी बच्चा जो भी सीखता है वो अपनी सेंसेस द्वारा सीखता है, यानी कि इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। जब बच्चा अपने इंद्रियों से सीखता है तो इसे इंद्रिय गति की भी अवस्था कहा गया है। इसीलिए ही इसे जीन प्याजे की जो फर्स्ट स्टेज है उसे इंद्रिय गति अवस्था भी कहा गया है। अब कोई आपसे पूछ ले कि इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी कि 0 से 2 ईयर्स, यानी कि 0 ये जन्म नहीं है, यहाँ पे गर्भधारण से लेके 2 वर्ष तक है। ठीक है, जीन प्याजे का जो फर्स्ट स्टेज है जो कि हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज है, आप इंग्लिश में नाम याद करो तो बहुत अच्छा है। सेंसरी मोटर स्टेज जो है हमारे पास 0 से 2 ईयर। अब यहाँ पर जो बच्चा कैसा कैसा बिहेवियर करता है, बच्चा क्या होता है यहाँ पर? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करता है। बच्चे के पास एक लक्ष्य होता है, बच्चा उसी के इर्द गिर्द सोचता है और लक्ष्य निर्धारित व्यवहार ही करता है। दूसरा, बच्चा जो भी कुछ सीखता है अपनी सेंसेस से सीखता है, इंद्रियों द्वारा सीखता है। तो दूसरा इसको क्या बोला जाता है? इंद्रिय गति की अवस्था। तीसरा, अब बच्चा इसमें क्या करता है? अनुकरण द्वारा, यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखता है। बच्चा अपने से बड़ों को देखकर उनकी नकल करना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या हो गया? बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इसी स्टेज में बच्चा क्या होता है? स्वार्थी होता है। बच्चा स्वार्थी होता है। जब तक बच्चे को जो चीज चाहिए वो चाहिए ही। तो इस स्टेज में बच्चा क्या होता है? स्वार्थी भी होता है। अब बच्चे का व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है।
बच्चा कैसे सीखता है? मूल प्रवृत्तियां। हमारे पास 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो कि मैकडूगल ने दी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे का बिहेवियर किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित हो। एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये पूछता है, किस अवस्था में बच्चे के पास वस्तु स्थायित्व आ जाता है? तो वस्तु स्थायित्व कौन से स्टेज में आता है? फर्स्ट स्टेज में आता है, जो कि हमारे पास है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चे के पास वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, ये एक फर्स्ट स्टेज की बात हुई। अब उसके बाद उन्होंने दूसरी स्टेज जो दी वो क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बहुत सारे नाम है, इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। हिंदी में इसके बहुत सारे नाम है, लेकिन इंग्लिश में आप जितना याद करोगे नाम उतने ही शॉर्ट हैं, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में क्या है? इसकी सेकंड जो अवस्था है वो हमारे पास क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसका टाइम पीरियड कितना है? 2 से 7 वर्ष। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है इन अवस्थाओं के, क्योंकि कई बार एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट टाइम पीरियड से, समय अवधि से ही उसका क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बच्चे में क्या आता है यहाँ पे? अब बच्चे में यहाँ पे क्या आता है? इस स्टेज में बच्चा कैसा व्यवहार करता है? यहाँ पे बच्चे में जीववाद आ जाता है। वो हर एक निर्जीव वस्तु में भी सोचता है कि इसमें जीवन है। जैसे बहुत बार बच्चे बोलते हैं आज सूरज उदास है। तो ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, ये बहुत बार आया हुआ भी है कि बच्चा सूरज को देख के बोलता है कि आज सूरज बहुत उदास है। जीन पियाजे के अनुसार ये कौन सी अवस्था है या बच्चे में क्या है ये? तो ये बच्चे में जीववाद यानी कि एनिमिज्म है। ठीक है, दूसरा बच्चे में यहाँ पे संरक्षण का अभाव होता है। यहाँ पे बच्चे में लेक ऑफ कंजर्वेशन होती है। बच्चे को नहीं पता कि एक ये गिलास, एक मिनट मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। अच्छा, बच्चे में संरक्षण का क्या है? एक गिलास मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है लेकिन उसकी चौड़ाई कम है। दूसरा दूसरा थोड़ा सा चौड़ाई ज्यादा है लेकिन वो उसकी लंबाई कम है। लेकिन दोनों में ही मैंने क्या किया है? हाफ हाफ लीटर पानी डाल दिया है, या फिर कोल्ड ड्रिंक मान लो, हाफ हाफ लीटर, ये यहां तक आ गया। तो जिसकी चौड़ाई कम है वो थोड़ा सा ज्यादा भरा दिखेगा, और जिसकी चौड़ाई ज्यादा है वो कम भरा हुआ दिखेगा। ये कंजर्वेशन का लॉ है। और यहाँ पर बच्चा सोचता है कि इस फर्स्ट जो ग्लास ए है उसमें ज्यादा है एज कंपेरिजन टू बी। तो बच्चे में क्या है? उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे हाफ हाफ ही लीटर है। वो ये नहीं देखता कि दोनों में क्वांटिटी सेम है। वो क्या देखता है कि हाँ भाई इसमें ज्यादा है। तो क्या है? बच्चे में यहाँ पे संरक्षण का अभाव पाया जाता है। बच्चे में इसी अवस्था में अतार्किक चिंतन होता है। उनका सोचने का तरीका, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती यहाँ पर। तीसरा इसमें अपलटावी अवस्था होती है, यानी कि उनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, जिसे एक आजकल एग्जामिनर अनुक्रमणशीलता बोलता है। क्या बोलता है? आपके पास या तो अपलटावी अवस्था आएगा, या इरिवर्सिबिलिटी, या फिर अनुक्रमणशीलता होता है। तो वो एक ही चीज है। अपलटावी अवस्था क्या है? अब बच्चा मान लो, अब अपलटा व्यवस्था क्या है? बच्चे को ये तो पता है कि वाटर से क्या बनता है। वाटर को जब हम पानी को जमाने के लिए करेंगे तो बच्चे क्या बनेगा? उसमें आइस बनेगा। फ्रीजिंग करेंगे तो आइस बन गया। अब बच्चे को ये नहीं पता कि जब आइस को हम मेल्ट करेंगे तो वापस हमारे पास वाटर ही आएगा। अगर बच्चा यहां से आइस से वाटर बना देगा तो ये तो रिवर्सिबिलिटी हो गई। लेकिन अब इरिवर्सिबिलिटी क्या है? ये तो पता है बच्चे को, वाटर से आइस बनेगी, लेकिन ये नहीं पता कि आइस से ही वाटर बनता है। तो ये क्या प्रोसेस है? यहाँ पे उस अवस्था में बच्चा क्या है? अपलटावी अवस्था में होता है। बच्चे को ये ही पता होता है कि ए से दूसरी प्रोडक्ट बन रहा है बी, लेकिन वापस बी से ए भी तो बन रहा है। ये कौन सी अवस्था होगी? रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो अभी बच्चे में क्या है? इरिवर्सिबिलिटी है। बच्चे में क्या है? इरिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, दूसरा, अब बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। बच्चे को लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं वो कर रहा हूं, वो सब कुछ सही है। तो बच्चा क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड होता है यहाँ पे। तो ये इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हो गई, जहां से आपके पास डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। थर्ड आपके पास है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके भी बहुत सारे नाम है। थर्ड जो स्टेज है हमारे पास, मूर्त अवस्था, ठोस अवस्था, प्रत्यक्ष अवस्था। मूर्त मतलब
जो आपको दिख रहा है, जो आपकी आंखों के सामने, जो कि फिजिकल अपीयर है आपकी आंखों के सामने, उसे हम बोलते हैं मूर्त यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो कि हमारे पास थर्ड स्टेज है और उसका टाइम पीरियड क्या है, 7 से लेके 11 वर्ष तक। ठीक है, अब इस अवस्था में बच्चे के पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, बच्चा कॉन्सेप्ट भी सीख जाता है, बच्चे में मूर्त चिंतन करने लग जाता है, यानी कि जो बच्चे को सामने दिख रहा है, बच्चे के पास जो सामने फिजिकल अपीयर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचने लग जाता है, बच्चा इंडिपेंडेंट तरीके से सोचने लग रहा है, बच्चा विभेदीकरण करने लग रहा है, बच्चा संरक्षण का पता चल रहा है, उसको पता चल गया कि वाटर से आइस बनती है और आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो हमारे पास वापस वाटर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, रिवर्सिबिलिटी की स्टेज हो गई, यानी कि फिर इसको क्या बोलेंगे, पलटावी अवस्था बोल देंगे या फिर उत्क्रमणशीलता बोल देंगे। दूसरा क्या है, बच्चे के पास स्पष्ट कंसेप्ट आ जाता है, यानी कि संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट आ जाता है, यानी कि बच्चे के पास क्लियर कंसेप्ट का निर्माण हो जाता है, बच्चा तुलना करने लग जाता है, यहाँ पर बच्चा क्रम में लगाने लग जाता है, एक क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण करने लग जाता है, कैटेगराइज करना सीख जाता है, यानी कि थर्ड स्टेज में आके बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, यानी कि बच्चा रैशनलाइजेशन सीख जाता है, बच्चा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन सीख गया, कंपैरिजन सीख गया, रिवर्सिबिलिटी आ गई, संप्रत्यय मतलब उसके पास कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों का कारण क्या है, क्योंकि बच्चे के पास कॉन्सेप्ट का निर्माण हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट, क्या हो गया बच्चे के पास, फॉर्मेशन हो गया ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट, बच्चे के पास बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, बच्चा यहाँ पे अब सब चीजों को कर्म के अनुसार में लगा देगा। यहाँ पे आपके पास पूछ ले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चा लगा रहा है, यानी कि सीरिएशन कर रहा है, तो वो भी किस में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फोर्थ और लास्ट जो हमारे पास वो है, वो स्टेज हमारे पास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साइकोलॉजी में जो मूर्त और अमूर्त जो टर्म है, मूर्त मतलब होता है फिजिकल अपीयर और अमूर्त मतलब होता है फिजिकल नॉट अपीयर। तो मूर्त तो क्या होगा, जो आपको आंखों के सामने दिखेगा वो तो है हमारा मूर्त, लेकिन जो हमें आंखों के सामने नहीं दिखेगा वो क्या है, हमारा अमूर्त। तो ठीक है, अब क्या है, उसको हमने नाम क्या दिया है, अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 से ऊपर होता है, तो 12 से 18 वर्ष है इसका टाइम पीरियड। अब इसमें क्या होता है, बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग करने लग जाता है, यानी कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, जो बच्चे के सामने है भी नहीं बच्चा उसके बारे में भी सोचने लग जाता है। आप ये देखो 12 से लेके 18, यानी कि ये टाइम पीरियड होता है जब आप 10th से लेके 12th में होते हैं, वहां पे बच्चा आप बहुत सारा उनके बारे में सोचने लग, उन चीजों के बारे में सोचते हो जो आपके सामने फिजिकल अपीयर भी नहीं है। तो इस अवस्था में क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है, यानी कि निगमनात्मक चिंतन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव थिंकिंग। क्या बोलते हैं इसको, डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, थर्ड इसमें है परिकल्पनात्मक बच्चा, बच्चा इसमें परिकल्पना करने लग जाता है, बच्चा इसमें थॉट सोचने लग जाता है, परिकल्पना करने लग जाता है, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है। तो इसमें से आपके पास यही पूछता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड पूछ लेगा, या फिर एक बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेज ऐसी है जहां पे बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग करता है। तो दोनों को टर्म्स को एक साथ भी दे देता है, अलग अलग भी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, वो हमारा फॉर्मल ही स्टेज है। तो ये तो एक बात हुई जीन प्याजे की स्टेजेस के बारे में। अब हम आगे कल हम जो सेकंड पार्ट जो उसका आएगा उसमें हम बात करेंगे जीन प्याजे की, जो जीन प्याजे ने इंपोर्टेंट जो शब्दावली दी थी उसके बारे में, उन्होंने 2-3 टर्म्स दी थी, क्योंकि वहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आपस में टर्म्स। तो कल हम उसके बारे में बात करें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।